नमस्कार, हरियाणा न्यूज के चुनावी शो चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। चुनाव की बात में आज बात करेंगे कांग्रेस की तैयारियों पर, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस और कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है सत्ता हासिल करने के लिए। तो वहीं सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी भी हैट्रिक लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उसके लिए तैयारियां जो की जा रही हैं उस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर के भी, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम हरियाणा पहुंची है और चुनाव को लेकर के सभी दलों से भी सुझाव मांगे गए हैं। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। और चुनाव की बात में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा चुनाव से जुड़ी अहम खबर की, क्योंकि चुनाव पर चर्चा चल रही है और अब चुनाव आयोग भी हरियाणा में एक्टिव हो चुका है। चुनाव आयोग की टीम हरियाणा पहुंची है और सभी दलों से सुझाव मांगे गए हैं। अधिकारियों से चुनाव की तैयारियों को लेकर के जानकारी ली गई, तो वहीं सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की गई है। बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार भी मौजूद रहे और उनके साथ जो टीम चंडीगढ़ पहुंची वो पूरी की पूरी टीम ने इस बैठक में हिस्सा लिया और साथ ही साथ प्रदेश के तमाम सियासी दलों के जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वो इस बैठक में शामिल हुए। देखिए, आज सारी हरियाणा की रिकॉग्नाइज पार्टीज के साथ मीटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की थी। तीनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स वहाँ पर थे और दूसरा स्टाफ भी था, हरियाणा का भी और इलेक्शन कमीशन का भी। सभी की मीटिंग्स आज खत्म हो चुकी हैं। वहाँ पर सभी राजनीतिक दलों को अलग अलग बुलाया गया था, हमारी तरफ से भी सजेशन दिया गया था, तो हमने कुछ सजेशन दिए थे। मेरे साथ मैं और रणधीर सिंह जी थे, स्टेट सेक्रेटरी। उन्होंने सजेशन रखे थे उनके सामने। सबसे इम्पोर्टेंट जो सजेशन हमारा था वो ये था कि जो सेंसिटिव बूथ्स हैं उनको राजनीतिक दलों को बताया जाए, जिससे कि राजनीतिक दल भी अलर्ट होके इलेक्शन कमीशन की हेल्प कर सकें और वहाँ स्मूथली इलेक्शन हो सके। सजेशन जो था हमारी तरफ से था कि जो वोटर्स जिनकी डेथ हो चुकी है उनके इलेक्शन रोल से नाम नहीं कटे हैं, उनके नाम डिलीट करने के लिए एक मैकेनिज्म दिया गया था रणधीर जी की तरफ से, पार्टी की तरफ से, कि जो क्रीमेशन ग्राउंड्स हैं वहाँ से रजिस्टर से उनसे लिस्ट मंगाई जाए और जो आदमी उसके जुरिस्डिक्शन में हैं उनके नाम काट दिए जाए। इसी तरह ग्राम पंचायत से आंगनबाड़ी वर्कर के थ्रू लिस्ट मंगाई जाए और उनके भी नाम काटे जाए। जो एक मेन चीज़ थी वो सीनियर सिटीजन्स के बारे में हमारी डिमांड रखी गई थी कि जो सीनियर सिटीजन्स की वोट घर से डलवाने के प्रथा स्टार्ट हुई है उसमें राजनीतिक दलों को एडवांस में इन्फॉर्म किया जाए, जिससे कि वो अपने प्रतिनिधि इलेक्शन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ भेज सकें और फ्रीली एंड फेयरली वो वोट डल सके। तीसरा था जो पोलिंग बूथ पार्टीज़ के लगते हैं वो पोलिंग बूथ 200 मीटर 100 मीटर के डिस्टेंस पर आ जाते हैं और उसका ये स्पेसिफाई पार्टीज़ को नहीं है कि वो 200 मीटर क्या ईवीएम से है या मेन गेट से है या अंदर के गेट से है। चुनाव की बात में बात करते हैं बीजेपी में टिकटों के आवंटन को लेकर हो रही तैयारियों की। हरियाणा में बीजेपी नेताओं का यह दावा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछकर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय जानी गई है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से हर जिले में दो विशेष पर्यवेक्षक भेजे गए, जिन्होंने हर जिले में विधानसभा स्तर पर विधानसभा सीट के हिसाब से दावेदार नेताओं के नामों को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं से उनकी राय जानी है। और इन पर्यवेक्षकों में राज्य सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री, राज्यसभा सदस्य, विधायक और बीजेपी संगठन के पदाधिकारी शामिल रहे। इन पर्यवेक्षकों में राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री, राज्यसभा सदस्य, विधायक और बीजेपी संगठन के जो पदाधिकारी, उन्होंने जाकर के अलग अलग जगहों पर सभी विधानसभा सीटों पर जो दावेदार हैं उनके बारे में जाना, कार्यकर्ताओं से उनकी राय पूछी और जो भी भावी उम्मीदवार या जिताऊ उम्मीदवार उसके बारे में भी चर्चा की गई और जल्द ही ये रिपोर्ट जो है वो पार्टी हाईकमान को सौंप दी जाएगी।
हरियाणा पर बीजेपी का विशेष फोकस बना हुआ है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हरियाणा पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है वो बेहद अहम है और इसीलिए इन तमाम जो केंद्रीय नेता हैं पार्टी के, उनकी भी नजर हरियाणा पर बनी हुई है। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और सांसदों को पीएम निर्देश दे चुके हैं। 29 जुलाई को दिल्ली में आरएसएस के साथ हरियाणा बीजेपी की मंथन भी हो चुका है। 4 अगस्त से कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद हरियाणा बीजेपी कर चुकी है। 7 अगस्त को अमित शाह के आवास पर रणनीतिक बैठक हो चुकी है। 10 अगस्त को चुनाव समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान पार्टी की तरफ से किया जा चुका है। इनमें कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और 11 अगस्त को पर्यवेक्षकों ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर के कार्यकर्ताओं का मन टटोलने का काम भी किया है। और जल्द ही पीएम मोदी और अमित शाह समेत बड़े नेता रैली करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा में 25% नए चेहरों को मैदान में उतारने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। हरियाणा में 25% नए चेहरों पर इस बार दांव लगाया जाएगा और एक दिन में कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी करते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम की घोषणाओं पर अधिसूचनाएं भी लगातार जारी हो रही हैं, यानी कि सरकार के स्तर पर भी लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हरियाणा में हैट्रिक लगाई जा सके और जो घोषणाएं सीएम कर रहे हैं उन पर काम किया जा रहा है। और सरकार के स्तर पर क्या कुछ काम किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से क्या कुछ बड़ी घोषणाएं पिछले दिनों में की गई हैं, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी जो घोषणा शुरुआत में की गई, सरपंचों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई और री-टेंडरिंग के बिना 21 लाख रुपए तक के काम की मंजूरी सरपंचों को दी गई। ये बड़ी घोषणा की गई। किसानों के लिए सभी फसलों पर एमएसपी समेत कई घोषणाएं की गई। ओबीसी वर्ग के लिए क्रीमी लेयर बढ़ाने और आरक्षण समेत कई घोषणाएं की गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं जो सीएम की तरफ से की जा रही हैं। अग्निवीरों के लिए भी हरियाणा में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समेत कई घोषणाएं की गई हैं और गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट की घोषणा की गई और साथ ही साथ प्लॉट दिए भी जा रहे हैं। रोडवेज में फ्री यात्रा को लेकर के भी सौगात गरीब परिवारों को दी गई है। महिलाओं और बच्चों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं सीएम इन दिनों कर चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जो परिवार आते हैं, जिनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए, उन्हें 500 रुपए में गैस सिलेंडर अब मिल पाएगा। यह भी घोषणा सीएम की तरफ से की गई और करीब 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की नौकरियों को सुरक्षित करने का फैसला भी पिछले दिनों सीएम नायब सैनी ने लिया। बेरोजगारी भत्ता 3,500 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान भी सीएम नायब सैनी कर चुके हैं, यानी कि हर वर्ग को साधने का प्रयास मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किया जा रहा है ताकि हरियाणा प्रदेश में जो एंटी इनकम्बेंसी है या फिर सरकार से अगर किसी वर्ग की कोई नाराजगी भी है, उसको सत्ता के पक्ष में बदला जा सके। और चुनाव की बात करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। सीएम नायब सैनी चुनाव को लेकर के लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में करनाल पहुंचे सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और विधानसभा चुनाव पर बातचीत की है। सीएम ने इस दौरान टिकट बंटवारे को लेकर के यह कहा कि हर बार निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है, जिसका नाम कार्यकर्ताओं की तरफ से सुझाया जाता है, उसी को टिकट देकर के मैदान में उतारा जाता है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और साथ ही कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन को लेकर के और अपराधियों के खिलाफ एक्शन पर भी जानकारी देते हुए नजर आए। ने जो हर बार इस प्रकार की राय कार्यकर्ताओं के नीचे से ली जाती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जो राय है कि उससे अच्छा फीडबैक आता है और फिर सब कार्यकर्ता मिलकर के लगते हैं, क्योंकि उनकी राय लेते हैं और जिसकी ज़्यादा राय आती है उसको वहाँ पर भेजते हैं। अच्छा है। इससे करनाल विधानसभा से किसकी राय आई है? देखिए, मुझे मालूम नहीं है, वो कार्यकर्ताओं ने जो अपनी राय दी होगी तो उसका हम पालन करेंगे। आज उन्होंने कभी काम इस प्रकार के किए नहीं। आज उनको घोषणाएं लिख रही, परंतु ये घोषणाएं नहीं है। हम बाकायदा उसका एक्ट बना करके कैबिनेट में पास करके, ताकि वो कोर्ट में भी चैलेंज ना हो, तब काम कर रहे हैं। चाहे हमने 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित करने का काम किया है, वो इनके समय के अंदर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के समय में एक खाली पर्ची पर लिख कर दे देते, कहा जी हम इनको पक्के कर रहे हैं, परंतु कोर्ट में चैलेंज हो जाते थे, घूमते रहते थे। परंतु आज अगर कोर्ट में भी कोई जाएगा, यही लोग जाते हैं कोर्ट में भी, इन्हीं के गैंग बनी हुई है, बना रखी है इन्होंने गैंग, भर्ती रोग को गैंग बना रखी है। पता जिसने भी इस प्रकार की, मैंने कहा है कि हमारी सरकार, हमारी पुलिस तत्परता से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उनको सलाखों के पीछे भी डालने का काम कर रही है। और ऐसे लोग लंबे समय तक नहीं चल सकते, उनका जीवन भी छोटा होता है। ऐसे लोगों से, क्योंकि जेल के अंदर पड़े रहते हैं,
सारा जीवन जेल में बीत जाता है। ऐसे काम नहीं करना चाहिए और उससे बचना चाहिए। हमारी सरकार हर हरियाणवी की 2,80,000 लोगों की सुरक्षा का जिम्मा ये हमारा है। किसी भी व्यक्ति को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का भय पैदा करना चाहेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, हर प्रकार की होगी। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं सरकार के प्रति। अच्छा है, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं क्योंकि उनको मालूम है कि और कोई किसी से हम अपेक्षा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे अपेक्षा कर सकते हैं कि हम ये लाभ दे करके जाएंगे। परंतु अब मैं ये बात बार बार सभी को कह रहा हूँ, देखिए धीरे धीरे प्रोसेसिंग के अंदर काम होता है, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम 2 महीने के बाद फिर सरकार में आ रहे हैं और जब सरकार के अंदर आ रहे हैं तो जो रुके हुए काम है वो सारे के सारे भूपिंदर, चुनाव के बाद में बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की करते हैं। उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लेकर के उन्होंने कहा कि साल 2014-2019 में जनता ने कांग्रेस को हिसाब देने का काम किया और अब एक बार फिर से जनता कांग्रेस को हिसाब देगी। भागीदारी तो निवेदन जरूर मैं करूंगा। आपने यहाँ एक परंपरा सी बना रखी है कई बार के चुनाव में कि आप निर्दलीय उम्मीदवार बना के और सरकार में जो भागीदारी होनी चाहिए उस प्रकार की भागीदारी हो नहीं पाती। भागीदारी तो रहती है, उस प्रकार की नहीं रह पाती। तो इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, अब की बार कमल के फूल को खिला के सरकार में सीधी भागीदारी भारतीय कांग्रेस का हिसाब देश की जनता ने 2014 में भी दिया था और 2019 में भी उसका जवाब दिया था और अब 2024 में भी जनता जवाब देगी। वो जो कांग्रेस के काले कारनामे रहे हैं, जिस प्रकार से देश में लूट खसोट की, चुन चुन कर लोगों के ऊपर अपराध करने का काम जो कांग्रेस पार्टी करती थी, उसका जवाब। चुनाव की बात टिकटों के बंटवारे को लेकर के करें तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में भी टिकट को लेकर के क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए टिकट के आवेदन मांगे थे और इसमें समय भी बढ़ाया गया था। 10 अगस्त तक कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर के आवेदन भरे गए हैं। कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर के दावेदारी के लिए बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिए हैं। प्रदेश भर में करीब 2500 लोगों ने कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन किया है। और प्रदेश में सत्ता वापसी की राह देख रही कांग्रेस की तरफ से भी लगातार तैयारियां चुनाव में जीत की जा रही हैं। हरियाणा पर कांग्रेस का विशेष फोकस पूरी तरह से बना हुआ है क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए, लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आते ही 5 सीटों पर जैसे ही जीत हासिल हुई तो उससे उत्साह कांग्रेस में देखने को मिला और सोनिया गांधी ने भी यह दावा किया कि माहौल हमारे पक्ष में है। उसके बाद घोषणा पत्र के लिए कमेटी बनाई गई, पदयात्राओं और सम्मेलनों के जरिए जनसंपर्क साधा जा रहा है और 12 जुलाई की अगर बात करें तो कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चलाया। 27 जुलाई को कुमारी सैलजा ने अलग से अपनी एक यात्रा शुरू की, कांग्रेस संदेश यात्रा के नाम से। 2 अगस्त को कांग्रेस ने एक रणनीतिक टीम बनाई, रणनीतिक कमेटी का गठन किया गया। 10 अगस्त को रणनीतिक टीम की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण तरीके से जो अब प्रयास किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से लगातार तैयारियों में जुटी हुई है हरियाणा कांग्रेस ताकि सत्ता में वापसी की जा सके। और चुनाव की बात करते हैं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत दीपेंद्र हुड्डा पानीपत के सराना पहुंचे। यहां उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बड़ा दावा करते हुए यह कहा कि बीजेपी ने हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में हरियाणा की सुनवाई नहीं है। आज नौजवान नंबर 1 था प्रदेश। हरियाणा सरकार से हिसाब मांगना चाहिए, बीजेपी ने भ्रष्टाचार दिखा दिया। आज जो हरियाणा खेल में नंबर 1 होता था, नशे में नंबर 1 कर दिया। पंजाब से आगे नशे में निकल गया हरियाणा। आज नौजवान बेरोजगारी से इतना निराश हो गया हरियाणा का, विदेश में पलायन की तरफ चला गया कि विदेश में पलायन करेंगे और मजदूरी करेंगे विदेश में जाकर, जान हथेली पे रख के घर बार बेचकर। मैं अमेरिका गया, अमेरिका में एयर खुराना के
मेरे को 100 बच्चे मिले एयर कराने के 100 बच्चे। चुनाव की बाद में बात करते हैं हिसार लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार की। इस हार के पीछे क्या कुछ बड़े कारण रहे हैं? हिसार सीट पर हार को लेकर के आदमपुर विधायक भव्य बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मुख्य रूप से 3 बड़े कारण बताए, जिसमें उन्होंने कहा कि टिकट वितरण ही गलत हुआ, पूर्व सीएम भजनलाल के खिलाफ टिप्पणी का भी असर हुआ और चौधरी रणजीत सिंह जो उम्मीदवार यहां पर थे उनके खिलाफ ढाणियों के लोगों में रोष था। यानी कि हिसार की जो लोकसभा सीट पर हार हुई है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की, उसको लेकर के बड़ा बयान आदमपुर के विधायक देते हुए नजर आए। हिसार लोकसभा सीट आप लोग क्या वजह रही थी? हिसार लोकसभा सीट आप लोग हार गए और आदमपुर में भी अच्छा प्रदर्शन किया। इसके तीन चार कारण थे। सबसे पहले तो टिकट वितरण ठीक नहीं हुई। मेरे दृष्टिकोण से यदि चौधरी कुलदीप जी को टिकट मिलती तो हो सकता है हरियाणा की सबसे बड़ी जीत होती। दूसरा, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के बारे में कुछ टिप्पणी की गई थी। मैं समझता हूँ चौधरी भजनलाल जी को लोग हमारे इलाके में पूछते हैं, बड़ा मत सम्मान करते हैं उनका, तो काफ़ी भावनाओं को उनके ठेस पहुंचा। और आदमपुर में विशेष रूप से बिजली के ढाणियों बिजली कुछ कार्य अधूरे रह गए थे, तो महकमा भी चौधरी रणजीत सिंह जी के पास था, तो उसको लेकर भी लोगों के मन में बड़ा। और चुनाव की बाद में बात करते हैं एक अहम मुलाकात की। हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि हाल ही में चुनाव को लेकर के बीजेपी ने 2 कमेटियां बनाई, दोनों में अनिल विज का नाम नहीं है। और जिस तरह से प्रदेश में सियासी माहौल चल रहा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह दावा किया है कि 25% नए लोगों को इस बार टिकट दी जाएगी, यानी कि 25% नए उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। यानी कि कई मंत्रियों और विधायकों की टिकट कटना भी तय माना जा रहा है। ऐसे में यह मुलाकात काफी अहम है। और चुनाव की बात में बात रेसलर विनेश फोगाट की करते हैं, क्योंकि चुनाव का मौका है और हर कोई इस मौके को भुनाने का हर संभव प्रयास भी कर रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में आमने सामने हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी हो या इनेलो या जेजेपी, तमाम दलों के नेता अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं। अब पूर्व डिप्टी सीएम ने विनेश फोगाट को राज्यसभा में मनोनीत करने की मांग राष्ट्रपति से की है। एक रिपोर्ट आप देखिए। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद फाइनल मैच से ठीक पहले डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट पर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। इस मामले में अब पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में 4 मनोनीत सदस्यों की सीट खाली है। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी देश की बहादुर बेटी विनेश फोगाट को भी राज्यसभा में मनोनीत करें। विनेश फोगाट जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान को पार्टी की राजनीति और चुनाव से नहीं गुजरना चाहिए। अब आप भूपेंद्र हुड्डा का वो बयान भी सुनिए जिसके बाद से ये सियासी दंगल शुरू हुआ था। दरअसल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने ये दावा किया था कि अगर कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल होता तो विनेश को राज्यसभा में भेज दे। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी उनके इस बयान का समर्थन किया था। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारी तो मेजोरिटी नहीं है। अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। इतना मान सम्मान उसने देश का बढ़ाया और उसका, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े। मैं तो भाई, हमारे तो नंबर नहीं है, 28 MLO से हम नहीं बनेंगे। तो मैं तो कहा था अगर हमारे आप पूछते हमारे नंबर होते तो आज मैं इसको विनेश को भेजता, ताकि जो उसके साथ जाती हुई है या जो भी हुआ कारण हुआ है, गोल्ड मेडल लेके देश की जो हुड्डा साहब ने आज एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर संख्या होती कांग्रेस के पास तो देश का जिस तरीके से गौरव विनेश, हमारी बहन विनेश ने बढ़ाने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ उनसे उपयुक्त कोई और नहीं होता। अगर हमारे पास संख्या होती तो हम उनको जो है उनसे बात करते कि अगर उनकी इच्छा होती तो हम उनको लाते। बाकी ये बात हुड्डा साहब ने जो कही है, हुड्डा पिता पुत्र के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से भी जोरदार पलटवार किया जा रहा है। सीएम नायब सैनी ने हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए ये दावा किया कि हुड्डा ने अपने समय में किसी भी खिलाड़ी को विधानसभा तक का चुनाव नहीं लड़वाया। हमने 3 खिलाड़ियों को चुनाव लड़वाया। नहीं, हमारी शुभकामनाएं विनेश जी के साथ है। हमने
कहा भी था कि हम विनेश ये ना समझे कि वो जीती नहीं, वो जीती है और हम उसको सम्मान देंगे और हमने घोषणा भी की है सम्मान देने साहब ने कहा है कि हमारी सरकार होती तो राज्यसभा भेजते। वो राजनीति करता है, फोगाट की बहन ने कहा है कि हुड्डा साहब राजनीति करता है, वो हर चीज के अंदर राजनीति ढूंढते हैं। मैंने कहा है ना कि वो झूठ बोलते हैं। उनके समय के अंदर भी कुछ खिलाड़ी हमारे गोल्ड मेडल लेकर के आए थे, तब तो उसकी आंख नहीं खुली। भाई ये गोल्ड मेडल लेके आए, हमारी सरकार है, इनको राज्यसभा में भेज दें, इनके कोई विधायक का चुनाव लड़वा दें। हमने तो 3 खिलाड़ियों को विधानसभा के चुनाव लड़वाए हैं। एक खिलाड़ी को हमने मंत्री बना रखा है, आप लोगों के सामने है। हमने बबीता फोगाट को चुनाव लड़ाया, हमने योगेश्वर दत्त को चुनाव लड़ाया, हमने संदीप सिंह को चुनाव लड़ाया। 3 टिकटें हमने दी। ये भी बताया ना कितनी दी टिकटें, खाली राजनीति मत करें। ये काम करने के होते हैं, राजनीति के नहीं होते। लोगों को गुमराह करते हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी इस मामले में हुड्डा पर पलटवार कर चुके हैं। ऐसा है, हुड्डा जी की एक आदत बन गई है, वो वही घोषणाएं करते हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते। उनका पिछला सारा रिकॉर्ड देख लो, उनको पता है कि उनकी संख्या नहीं है, तो वही चीज वो देने की बात करते हैं। हमेशा यही बात करते हैं जो वो नहीं दे सकते हैं। अगर उन्होंने देना ही है तो वो बहुत पैसे वाले आदमी है। फोगाट को गोल्ड मेडल जीतने से जो इनाम मिलना था, जो 6 करोड़ रुपए है, जो मैंने किया था जब मैं खेल मंत्री था, तो 6 करोड़ रुपए उसको दे दें। अगर इनके दिल में इतना ही हमदर्दी आ रही है, वो बात देने की क्यों बात कर रहे हैं जो वो कर ही नहीं सकते। आप इनकी सारी घोषणाएं देखो, वही है, वही घोषणा करते हैं जिसको ये पूरा नहीं कर सकते। तो वहीं विनेश फोगाट पर आम आदमी पार्टी ने भी मौके पर चौका मारने की कोशिश की है। आप देश में भी लड़े और विदेश की धरती के अंदर भी लड़े। आपने यहां भी षड्यंत्र किया और विदेश की धरती पे भी षड्यंत्र किया, परंतु इस हरियाणा की बेटी, इस देश की बेटी विनीशा फोगाट से मैं कहना चाहता हूं, आप फाइटर हैं। आप जंतर मंतर पे भी लड़े थे और आप पेरिस के अंदर भी लड़े। सारा हिंदुस्तान आपके साथ है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, इस तानाशाही को हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। आम आदमी पार्टी आपका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आइए इस लड़ाई के अंदर शामिल होइए। हम मिलकर इस तानाशाह की सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। इतना ही नहीं, इस मामले में इनेलो नेता अभय चौटाला भी भला कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी विनेश को गोल्ड मेडलिस्ट घोषित करने की मांग सरकार से की। फैसला अभी आना बाकी है उसका। जूरी के पास, जूरी जो इंटरनेशनल कमेटी की जूरी होती है उसके पास उसकी अपील गई हुई है। हम तो उम्मीद करेंगे कि फैसला अच्छा है। उसको सिल्वर मेडल जरूर मिलना चाहिए। अगर ना दिया जाए तो हमारी सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में सम्मानित करना चाहिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दंगल तैयार है और इस दंगल में तमाम राजनीतिक पार्टियों को विनेश फोगाट के नाम पर सियासत करने का मौका मिल गया है, जिसे सभी राजनीतिक दल खूब भुनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि अब देखना होगा विनेश के नाम पर और कितनी सियासी बयानबाजी होगी और ये मुद्दा हरियाणा विधानसभा चुनाव के इस सियासी दंगल में कितना बड़ा मुद्दा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिलहाल चुनाव की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।